हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा शासक जिसने अपनी छोटी उम्र में ही बड़े युद्ध लड़े, महान युद्ध लड़े और सबसे इतिहास का सफल शासक। तो आइए हम चर्चा करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिकंदर जो था उसका जन्म जो था वो हुआ था 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था फिलिप द्वितीय। उस समय ग्रीस के एक छोटे से राज्य पर शासन किया करते थे और इनकी जो माता थी उनका नाम था ओलंपियस। महान जादूगरनी थी और एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सिकंदर के लिए वो कुछ किया जो एक आम माता कभी नहीं कर सकती। इन्होंने सिकंदर को शासक बनाने के लिए जितने भी इसके और भाई थे, यानी कि और जो फिलिप द्वितीय की संतान थी, उनकी हत्या कर दी। यहाँ तक कि इनकी जो खुद की बेटी थी उसकी भी हत्या कर दी। और इन्होंने बाद में सिकंदर के साथ इनके पिता फिलिप द्वितीय का जब तनाव हुआ तो फिलिप द्वितीय की भी हत्या करवा दी। तो इनकी स्टोरी काफ़ी अलग है। सिकंदर की तरह ये भी हिंसा की समर्थक थी और इनका मानना ये था कि जो सत्ता है वो हिंसा के रास्ते से गुजरती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में आगे। देखिए, ये एक चित्र है एक युद्ध अभियान के दौरान सिकंदर का, और इसमें सिकंदर आपको अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो सैनिक थे वो हर युद्ध अभियान के बाद ये समझते थे कि ये अब अंतिम युद्ध अभियान है, इसके बाद हम घर जा सकते हैं। लेकिन सिकंदर के लिए हर युद्ध एक नए युद्ध के लिए प्रेरणा होता था। आगे देखिए, इन्हें 20 वर्ष की उम्र में क्या बना दिया गया था? शासक बना दिया गया था। 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने से पहले ही इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत युद्ध लड़े थे, पूरे ग्रीस साम्राज्य को जीत लिया था। ईरान, इराक से लेकर छोटे बड़े यूरोप के जितने भी राजा थे उनको परास्त किया था। लेकिन हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो कि हमारे कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम उस हिस्से को टच करेंगे जो भारत की इतिहास को टच करता हो, भारत के इतिहास को छूता हो। देखिए, मैं तुम्हें एक मैप के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ से जो सिकंदर है वो भारत में आता है। ये आपको ये जो एरो दिख रहा है इसमें होता हुआ आता है हिंदुकुश से सीधा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये ऊपर क्षेत्र में जाता है अफगान पूर्वी पाकिस्तान के वाले पे, और यहाँ से सीधा पामीर वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये रिटर्न आता है और यहाँ से गांधार होते हुए फिर यहाँ से तक्षशिला, तक्षशिला से नीचे संगाला, संगाला से होते हुए सिंधु नदी के निचले क्षेत्रों में होता हुआ वापस लौट जाता है। तो इसने भारत में प्रवेश करने का इतना प्रयास किया नहीं। ये इसी क्षेत्र में इन नदियों के किनारे लंबे समय तक उलझा रहा था और ये अन्य शासकों की तरह सीधा भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। आगे देखिए, ये मैप आपको पूरा दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए, यहाँ से इसका ये प्रवेश होता है सीधा गांधार, बैक्टीरिया, पामीर का पठार, यहाँ से सीधा गांधार, गांधार से ये पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में इंडस नदी के किनारे किनारे, और यहाँ से अलेक्जेंडर जो है वो वापस लौट जाता है। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बसंत का महीना चल रहा था, और जिस समय भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय सिकंदर के अनुसार 28 राज्यों का इसने उल्लेख किया है, जो इसकी दृष्टि के अनुसार इसे लगा था कि भारत में उस समय इतने राज्य थे। देखिए, सिकंदर को आक्रमण करने के लिए जो बुलाया था वो दो लोग थे जिन्होंने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था या उकसाया था या उसकी मदद की थी। उनमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो सबसे पहला नाम है आमदी। आमबी या आमदी दो नाम मिलते हैं। शशिगुप्त, ये जो थे सिंध के शासक थे उस समय, और इन्होंने कहा था कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए और जिससे क्या है
हमें शासन व्यवस्था चलाने में मदद मिल सके। देखिए इनकी सिकंदर की जो माता थी उनका मानना ये था कि जो सिकंदर है वो फिलिप द्वितीय का बेटा नहीं है। सिकंदर जो है वो ओलंपियस का मानना था कि ज्यूस मतलब यूनानी देवता होता है, यूनानी देवता को बोलते हैं ज्यूस, और ज्यूस का अर्थ होता है देवताओं का देवता। जैसे हमारे यहाँ पर इंद्र होता है ऐसे ही यूनान में माना जाता है। तो इनकी जो माता थी ओलंपियस वो मानती थी कि ये देवता की संतान है, ये फिलिप द्वितीय की संतान नहीं है। इसके अलावा ओलंपियस जो थी उनके दो बेटे और थे, वो दो बच्चे और थे, एक का नाम था क्लियोपोन्ट्रा और एक का नाम था एप्रेस। तो इन्होंने इनको छोड़कर जितने भी फिलिप द्वितीय की संतान हुई थी सबकी हत्या कर दी थी, और ये हर समय इन चीज़ों में लगी रहती थी। और इसके अलावा फिलिप द्वितीय की जितनी भी पत्नियां हुई थीं उन सबको भी मार दिया था ताकि कोई बेटा ही पैदा ना हो जो सिकंदर को चुनौती पेश कर सके। तो काफ़ी मदद की थी इनकी माता ने इन्हें शासक बनाने में। अब आगे देखिए होता क्या है। झेलम नदी के किनारे, सबसे महत्वपूर्ण झेलम नदी के किनारे सिकंदर का पोरस से मुकाबला होता है। और मुकाबला होने से पहले ही जब इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है तो मुकाबला होने से पहले ही सिकंदर जो है एक मौका देता है पोरस को कि तुम हमारे यहाँ आकर आत्मसमर्पण कर सकते हो, लेकिन मना कर दिया पोरस ने कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा और हमारी जो मुलाकात होगी वो अब युद्ध के मैदान में ही होगी। तो झेलम नदी के जो किनारे किनारे था उस क्षेत्र पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध जब हुआ नहीं था तो उस समय सिकंदर ने कसम खाई थी कि जो भी हो वह रात्रि में आक्रमण नहीं करेगा। ये कसम खाई थी सिकंदर ने कि वो कभी अपने जीवन में किसी दूसरे शासक पर रात्रि में आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब उसने पोरस को देखा, पोरस की सेना को देखा, तो उसने एक बात कही थी कि मेरे सम्मुख यह भय उपस्थित है जो मेरे साहस को चुनौती दे रहा है, मेरा संघर्ष जंगली जानवरों से होगा। तो ये बातें थी सिकंदर की। सिकंदर का मानना था कि जो पोरस की जो सेना थी उसमें ऐसे खतरनाक लोग थे जिन्हें हिंसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी कि उनके लिए मौत कोई बड़ी वजह नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी जो शर्त थी रात्रि में आक्रमण ना करने की उसको भी तोड़ दिया था। सबसे पहले उनका मित्र था पोरस का मेरुस, तो मेरुस को भेजा था कि आप जाइए और पोरुष को समझाइए कि हमसे क्या कर ले, समझौता कर ले, लेकिन पोरुष ने मना कर दिया था। और ये युद्ध जो है वो अवश्य हो गया। जब ये युद्ध लड़ा गया तो युद्ध में जो पलड़ा था वो पोरस का भारी था, लेकिन उसी दौरान बरसात होती है और बरसात की वजह से ये जो पलड़ा है वो सिकंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु के आसपास ये युद्ध था, बरसातें आरंभ थी। तो देखिए होना ये था, इस युद्ध के मध्य में ही एक बार फिर भेजा गया था मोरुस को, और मोरुस ने पोरस से कहा था कि सिकंदर जो है वो तुम्हें माफ कर देगा, आप उनके सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो पोरुस ने एक बात कही थी सिकंदर से कि तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा एक राजा जो होता है वो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो सिकंदर ने पोरस को गले लगा लिया था और 37 नगर 37 नगर जो थे वो दिए थे किसको, पोरस को। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आती है कि वास्तव में सिकंदर पोरस को हरा पाया था या नहीं हरा पाया, क्योंकि बहुत सारे यूनानी राइटर हैं उन्होंने ये लिखा है कि सिकंदर ने परास्त कर दिया। मेरा मानना ऐसा है, या फिर जो आधुनिक इतिहासकार है उनका मानना ऐसा है कि कौन राजा ऐसा होगा जो सामने वाले राजा को हराने के बाद भी उसे 37 नगर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसे जिंदा भी छोड़ देना, युद्ध के पश्चात उसे 37 नगर भी देना जीतकर, तो ये सारी बातें गले नहीं उतरती, क्योंकि उस समय भारतीय जो इतिहासकार थे वो इतना क्रमबद्ध इतिहास लिख नहीं पाए। फिर भी जो हो, देखिए उसके बाद क्या हुआ था, पंजाब को जीतने में पोरस ने सिकंदर की मदद की थी। यानी कि जब पंजाब नहीं जीत पाया था पोरस, और पंजाब की ही बात नहीं थी, पंजाब में एक जाति थी उस समय
तथ्य हो ही जाती। उसने बहुत परेशान किया था सिकंदर को, तो सिकंदर ने पोरस से मदद मांगी थी कि भाई इस जो जनजाति उसे हराने में हमारी मदद करो। तब पोरस ने सिकंदर के साथ मिलकर इस जनजाति को हराया था। तो यहाँ पर भी संशय उत्पन्न होता है कि कोई कैसे हारने के बाद दूसरे शासक की मदद ले सकता है। देखिए बाद में क्या होता है, फिलिप जो था वो अपनी सेनापति की भतीजी से विवाह करना चाहता था। तो उसी समय जो सिकंदर की माता थी वो उसके अंगरक्षक से क्या करवा देती है, हत्या करवा दी है। बोलता है कि मेरा जो बेटा है वो गया है युद्ध अभियान पर और तुमको शादी की पड़ी है। तो 325 ईसा पूर्व में क्या करवा देती है, फिलिप द्वितीय जो उनका पिता था सिकंदर का, उसकी हत्या करवा देती है। इसके बाद जो है सिकंदर की सेना जो है वो मना कर देती है कि हम लोग अब आगे भारत में आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए ये जो है इससे इन्होंने आगे बढ़ने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम अब भारत में आगे जो है वो नहीं जाएंगे। तो सिकंदर ने भी सोच लिया कि चलो हमें एक लंबा समय हो गया है भारत के अंदर, तो वापस चलते हैं। और वापस जाने से पहले जो भारत था उसे कई भागों में क्या किया, विभाजित कर दिया और अपने देश जो है वो वापस लौट गया। थैंक यू, धन्यवाद।